नमस्कार दोस्तों। ट्रू आईएएस एंड पीसीएस में आप सभी का स्वागत है। विजन आईएएस की पीडी 365 की करंट अफेयर की मैगजीन को हम लोग डिस्कस कर रहे थे। एक टॉपिक हमारा कंप्लीट हो चुका है, तो चलिए दूसरे टॉपिक के बारे में हम लोग स्टार्ट करते हैं बात करना, डिस्कशन करना। दूसरा टॉपिक दोस्तों हमारा है सब कैटेगराइजेशन ऑफ ओबीसी से रिलेटेड। ये जो इशू है ना, लगातार 3 साल से न्यूज़ में बना हुआ है। आप अगर पुरानी पीडी 365 विजन की उठाकर देखो तो आपको ये इशू लगातार ऐसा इशू है कि जो आपको देखने को मिलेगा ही मिलेगा। क्वेश्चन पेंडिंग है इसके ऊपर, तो इसमें से क्वेश्चंस बन सकते हैं। तो जानते हैं हम लोग एक बारी पूरा मुद्दा कि ये ओबीसीज की सब कैटेगराइजेशन है क्या। सबसे पहले बात करते हैं कंटेक्स्ट की। न्यूज़ में क्यों आई है? यूनियन कैबिनेट ने अप्रूव कराया कि जो सरकार ने जस्टिस रोहिणी जी की अध्यक्षता में एक कमीशन का गठन करा था, इस कमीशन को कुछ रिकमेंडेशन देनी थी कि ओबीसीज की सब कैटेगराइजेशन हो सकती है क्या, मतलब विद इन द ओबीसीज का हम फर्दर क्लासिफिकेशन करके उनके लिए कोटा और रिजर्वेशन पॉलिसीज लेकर आ सकते हैं क्या। जैसे आप जानते हैं कि ओबीसी एक ग्रुप है, जैसे एससी एक ग्रुप होते हैं, एसटी एक ग्रुप होते हैं, जनरल कैटेगरी ग्रुप होते हैं, तो विद इन द ओबीसी भी क्या अदर बैकवर्ड क्लासेस, बहुत सारी क्लासेस होती हैं, तो इनमें भी क्या कुछ क्लासिफिकेशन हो सकती है कि ए क्लास, बी क्लास, सी क्लास, डी क्लास, इनमें से किसको रिजर्वेशन मिलेगा, किसको रिजर्वेशन नहीं मिलेगा, किसको देखा जाएगा कि वो क्रीमी लेयर की क्लासेस हैं, किसको देखा जाएगा कि उनको कोटा का फायदा मिले गवर्नमेंट जॉब्स और एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस वगैरह में। इन सारी बातों के लिए जस्टिस रोहिणी जी की अध्यक्षता में एक कमीशन का गठन करा गया था। इस कमीशन को अपनी रिकमेंडेशन देनी थी, लेकिन कंटेक्स्ट ये है कि 6 महीने के लिए यूनियन कैबिनेट ने और इसके जो कॉन्स्टिट्यूशन है इसका उसको एक्सटेंड कर दिया। कॉन्स्टिट्यूशन मतलब मैं यहाँ पर कमीशन के कॉन्स्टिट्यूशन की बात कर रहा हूँ कि मतलब जब इसका गठन करा गया था और जो उसको रिकमेंडेशन देनी थी एक लिमिटेड टाइम पीरियड के अंदर देनी थी, लेकिन ऐसा बोला गया कि 6 मंथ्स का टाइम आप और ले लीजिए और अच्छे से इस मुद्दे पर रिकमेंडेशन दीजिए कि क्या ओबीसी की सब कैटेगराइजेशन पॉसिबल है, अगर है तो उसके लिए प्रोसीजर क्या फॉलो होगा। ठीक है। जस्टिस रोहिणी कमीशन के रिकमेंडेशंस और उसके गठन के बारे में जानने से पहले हम लोग एक बार ये डिस्कस करते हैं कि ये ओबीसी को जो रिजर्वेशन मिलना स्टार्ट हुआ इसका बैकग्राउंड क्या है, क्योंकि हमारा टॉपिक क्या है यहाँ पर अगर आप देखिए, ये दिखाता हूँ मैं आपको, ये देखो सब कैटेगराइजेशन ऑफ ओबीसी। तो पर्टिकुलरली हम लोग ओबीसी के बारे में बात करेंगे। ओबीसी के रिजर्वेशन का बैकग्राउंड अगर आपसे कोई पूछे कि वो है क्या, तो बैकग्राउंड कुछ आपको जो देखने को मिलेगा तो वो सबसे पहले 1953 के अंदर हुआ क्या, पहली बैकवर्ड क्लासेस कमीशन का गठन करा गया 1953 के अंदर। कौन इस कमीशन को, फर्स्ट बैकवर्ड क्लासेस कमीशन को चेयर कर रहा था? इसके चेयरमैन थे काका कालेलकर। इसलिए इस कमीशन का नाम आप लिख कर आ सकते हैं मेंस में, या फिर आपके सामने क्वेश्चन आए तो काका कालेलकर कमीशन जो थी वो फर्स्ट बैकवर्ड क्लासेस कमीशन थी। फिर 1979 में ये पूरा मुद्दा मतलब क्या चल रहा है अगर मैं आपको बता दूं, मैं वैसे बता चुका हूं आपको लेकिन आप कंफ्यूज मत होना। ये पूरा मुद्दा ये चल रहा है, ये जो आपको दिख रहा है ना, ये 1953, 79, 92 कि मतलब ओबीसी को रिजर्वेशन मिलना ऐसा तो नहीं था कि आज़ादी हुई और हम लोग एसटी एससी को तो रिकॉग्नाइज करते थे, शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब जैसी कोई चीज़ होती है इसको रिकॉग्नाइज करते थे, लेकिन ओबीसी को रिकॉग्नाइज करना, फिर क्या ओबीसी के कैटेगरी के अंदर जो लोग आते हैं उनको रिजर्वेशन मिलेगी कि नहीं मिलेगी, तो एक प्रॉपर कमीशन का गठन करा गया, वो बता रहा हूं मैं आपको। तो पहला गठन करा गया 1953 के अंदर काका कालेलकर जी की अध्यक्षता में, ठीक है, और इसका नाम था, ये पहली थी कि बैकवर्ड क्लासेस कमीशन पहली कोई गठन करी गई हो आज़ादी के बाद, तो इसलिए इसको कहते हैं हम लोग फर्स्ट बैकवर्ड क्लासेस कमीशन। इसमें जो भी रिकमेंडेशंस दी हो, हम तो प्रीलिम्स की मतलब प्रीलिम्स के लिए इस मैगजीन को पढ़ रहे हैं तो हम बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे, जो भी रिकमेंडेशन दी हो, लेकिन इसके बाद कुछ तो कमी रह गई होगी कि दोबारा सरकार ने सेकंड बैकवर्ड क्लासेस कमीशन बनाई और इसको इसके अध्यक्ष थे श्री बीपी मंडल जी। और ये बहुत फेमस है, आप जानते भी होंगे, आप अक्सर पढ़ते होंगे। मंडल कमीशन जिसको कहते हैं ना, वो यही है जो 1979 में बनाई गई थी। फिर हुआ क्या, मंडल कमीशन की, इनका पूरा नाम था बिंदेश्वरी प्रसाद मंडल, मैं यहां पर लिख देता हूं, बिंदेश्वरी बिंदेश्वरी प्रसाद मंडल, शॉर्ट में आप बोल सकते हैं इनको बीपी मंडल, ये आप याद रखिएगा, ठीक है। 1992 में इनकी रिकमेंडेशंस के बेसिस पर 27% रिजर्वेशन ओबीसी के लिए लागू करी गई और
ये चीज को साफ तरीके से कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा गया अंडर आर्टिकल 16 क्लॉज 4। फिर हुआ क्या, उसी साल 1992 में जब 27% रिजर्वेशन दी गई, तो ऐसा नहीं किसी को भी मुंह उठा के रिजर्वेशन दे दी जाएगी। सरकार ने एक क्राइटेरिया इंट्रोड्यूस करा जिसको कहा गया क्रीमी लेयर का क्राइटेरिया। इसको सुप्रीम कोर्ट ने एक्चुअली बोला था और फिर सरकार ने इस चीज को माना। सुप्रीम कोर्ट ने इसको इन्वोक करा था, इस क्राइटेरिया की बात करी थी, क्रीमी लेयर। अभी हम समझते हैं, नीचे यहां पर देखो लिखा हुआ है क्रीमी लेयर। अभी मैं आपको दिखाता हूं क्रीमी लेयर का पूरा कंसेप्ट, आज आपका पूरा क्लियर हो जाएगा। इसको सुप्रीम कोर्ट के सामने केस आया था, इंदिरा स्वानी जजमेंट 1992। आप लक्ष्मीकांत इसको पढ़ते होंगे, काफी फेमस जजमेंट है और पीएसआई और ऑप्शनल वालों को भी पता होगी ये वाली जजमेंट। ठीक है, इंदिरा स्वानी जजमेंट के चलते 1992 में जो कि सुप्रीम कोर्ट के सामने केस आता है, तो क्रीमी लेयर का कंसेप्ट सुप्रीम कोर्ट ने यहां पर दिया। ठीक है, कि जो पर्सन क्रीमी लेयर के अंदर आते हैं उनको, चाहे भले ही वो ओबीसी हो उनको, लेकिन ये जो 27% जो आरक्षण उनको दिया गया है, इसमें उनको फायदा किसी भी प्रकार का नहीं मिलेगा। तो अब हमें यह जानना पड़ेगा कि क्रीमी लेयर होता क्या है। तो आइए देखते हैं क्या होता है क्रीमी लेयर, यहां पर देखते हैं। तो सबसे पहले समझते हैं, देखो ये जो टर्म थी ना, मतलब अगर कोई हमसे बात करे कि ये वर्ड आया कहां से, क्रीमी लेयर। क्रीमी लेयर का जो वर्ड था वो इंट्रोड्यूस करा गया सत्तानाथम कमीशन के द्वारा 1971 के अंदर। 1971 के अंदर एक सत्तानाथम कमीशन थी, उसने ये क्रीमी लेयर जो वर्ड था वो यूज करा। अब क्रीमी लेयर होता क्या है, एक ऐसा हाउस होल्ड जिसकी एनुअल इनकम अगर 8 लाख से ऊपर हो, 8 लाख हो या उससे ऊपर हो, तो वो एलिजिबल नहीं होगा रिजर्वेशन के लिए। तो ये इनकम क्राइटेरिया है क्रीमी लेयर के अंदर। ठीक है, अब जो इंदिरा स्वानी केस जो सुप्रीम कोर्ट के सामने आया था, उसके अंदर ध्यान देना, इंदिरा स्वानी केस जो आया उसके अंदर कुछ दूसरी कंडीशंस भी रखी गई थी कोर्ट के द्वारा रिजर्वेशंस के लिए। क्या थी, 3 इंपॉर्टेंट कंडीशंस हैं। नंबर 1, रिजर्वेशन प्रोवाइड करनी होगी सरकार को सिर्फ उन बैकवर्ड क्लासेस को जो कि सोशली और एजुकेशनली बैकवर्ड है। याद रखना ये दो वर्ड्स हैं यहां पर, वो सोशली और एजुकेशनली बैकवर्ड है अगर। ठीक है, फिर एक 50% कैप लगाई गई कि वर्टिकल रिजर्वेशन अगर आप देते हो तो 50% कैप उसके ऊपर लगाई गई। अब ये वर्टिकल रिजर्वेशन क्या होता है, अभी मैं आपको दिखाता हूं थोड़ी देर में। देयर शुड बी नो रिजर्वेशन प्रमोशन। ठीक है, कि प्रमोशंस अगर हो रही है, जैसे मतलब मान लीजिए कि आपने कोई सर्विस करी, आपने मतलब मान लीजिए कि आईपीएस अभी अभी जस्ट आपने ज्वाइन करा आईपीएस, और आपको 8 साल हो गए, 10 साल हो गए, 15 साल हो गए, मतलब आप लेडर पे बढ़ते चले जा रहे हो। ठीक है, आपने नौकरी यहाँ से स्टार्ट करी, आपको 2 साल, 4 साल, 8 साल, 10 साल, 15 साल, 12 साल ये होते चले गए, तो आपको क्या इसमें प्रमोशन मिल सकता है? मतलब इस ये जो आपकी प्रमोशन हो रही है, सॉरी, इसमें आपको रिजर्वेशन मिल सकता है क्या? तो इसमें बोला गया देयर शुड बी नो रिजर्वेशन प्रमोशन, चाहे भले ही फिर आप, मतलब ओबीसी की बात हो रही है ना यहाँ पर, अगर आप ओबीसी कम्युनिटी से बिलोंग करते हो तो प्रमोशन के अंदर रिजर्वेशन नहीं दिया जाएगा। एक बात आप याद रखना, ये एक लार्जर डिबेट है कि आज के टाइम में ऐसा होता है कि नहीं होता। ये इंदिरा सोनी केस की कंडीशंस को हम लोग डिस्कस कर रहे हैं, जो इस केस में कोर्ट ने ऑब्जर्व करा और कंडीशंस ले डाउन करी रिजर्वेशन के लिए। करंट सर्कमस्टांसेस को जोड़ के मत पढ़ना इसको। ठीक है, आज ये ना रिजर्वेशन का जो ये मुद्दा है कि क्या प्रमोशन में रिजर्वेशन मिलता है कि नहीं मिलता, ये एक लार्जर डिबेट है। और देखो साफ तरीके से देखो, बात तो यही है कि हम लोग मेंस 365 नहीं पढ़ रहे हैं, हम लोग पीटी 365 पढ़ रहे हैं। प्रीलिम्स के अंदर कोई ऐसे ये बड़े बड़े पैराग्राफ अनसीन पैसेजेस जैसे बना बना कर नहीं आने वाले। ओपिनियन बेस्ड क्वेश्चंस आते हैं, लेकिन वो स्टेटमेंट वाइज होते हैं, जो कि सबको बहुत बेसिक एस्पेक्ट से पता होना चाहिए। जितना यहाँ पर गिवन है उतना मोर देन एनफ है। अब ऐसे तो फिर रिजर्वेशन के ऊपर ही पढ़ते रह जाओगे, तब तक प्रीलिम्स खत्म हो जाएगा। ठीक है, वो हम किसी और दिन डिस्कस करेंगे, लेकिन अभी आप समझ गए होंगे। तो मुझे आपको ये बताना है अभी आगे बढ़ने से पहले कि ये वर्टिकल रिजर्वेशन क्या है। अगर वर्टिकल रिजर्वेशन जैसी कोई चीज है तो इसका मतलब फिर तो हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन जैसी चीज भी कुछ होती होगी। तो ये क्या है, आइए समझते हैं। यहाँ पर आप देखिए, आपको समझ में आ जाएगा पूरा। वर्टिकल रिजर्वेशन क्या होता है, यहाँ पर देखिए, व्हाट इज वर्टिकल रिजर्वेशन। जब रिजर्वेशन दी जाती है शेड्यूल कास्ट को, शेड्यूल ट्राइब्स को और ओबीसीज को, इसको हम लोग हमारे देश के अंदर वर्टिकल रिजर्वेशन बोलते हैं। अब ये 3 ग्रुप्स अलग अलग है ना, शेड्यूल कास्ट, एससी, एसटी और ओबीसी, है ना। तो इसका मतलब क्या होता है, वर्टिकल रिजर्वेशन अप्लाई सेपरेटली फॉर ईच ऑफ द ग्रुप्स स्पेसिफाइड अंडर द लॉ। जैसा कानून इनके लिए बनाया गया होगा उस हिसाब से इनको रिजर्वेशन मिलेगी। ठीक है, और ये कहां पर मेंशन है ये सारी चीजें, ये हमारे संविधान के आर्टिकल 16 क्लॉज ए के अंदर मेंशन है। ये इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 16 क्लॉज ए के अंदर ये मेंशन है। ठीक है,
अब बात करते हैं हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन क्या होती है। हॉरिजॉन्टल आप देख रहे हैं ना, मतलब हॉरिजॉन्टल मतलब क्या होता है कि बिल्कुल ऐसा सीधा। तो अब वर्टिकल में तो यार देखो ऊपर नीचे कोई हो सकता है कि यहाँ पर नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, नंबर 4, नंबर 5, लेकिन हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन में जब एक हॉरिजॉन्टल लाइन है अगर उस पर कोई खड़ा हो तो वो तो सब लोग इक्वल प्लेटफॉर्म पे खड़े हुए हैं ना। तो यहाँ पर बात होती है इक्वल अपॉर्चुनिटी की, जो कि दी जाती है सर्टेन कैटेगरीज ऑफ बेनिफिशियरीज को, ताकि सोसाइटी में समानता क्रिएट हो सके, क्योंकि ऐसा देखा जाता है उन सेक्शन ऑफ द सोसाइटी के लिए इक्वल अपॉर्चुनिटीज नहीं होती। अभी होते कौन है? औरतें, महिलाएं, रिटायर्ड हुए लोग, चाहे वो सरकारी नौकरी को या फिर बूढ़े बुजुर्ग वगैरह, ट्रांसजेंडर कम्युनिटी, ऐसे इंडिविजुअल्स जिनको किसी प्रकार की कुछ मेंटल या फिजिकल डिसेबिलिटीज हैं। ठीक है, और ये चीज आती है आर्टिकल 15 क्लॉज 3 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर। तो आई होप आपको आज वर्टिकल रिजर्वेशन क्लियर हो गया, और मैंने इसके साथ साथ आपको हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन भी बता दिया। तो अगर इसके ऊपर क्वेश्चन है तो आप ये भी आराम से कर सकोगे। तो अब आप समझ गए कि इसका मतलब क्या था कि 50% कैप ऑन वर्टिकल रिजर्वेशन होनी चाहिए। कि मतलब जब ये SC ST और OBC को, अक्सर आप करंट अफेयर में पढ़ते होंगे, आपको पता होगा SC ST और OBC, यही 3 मेन ग्रुप्स होते हैं हमारे ब्रॉडली, जिनको रिजर्वेशन हमारे देश में दी गई है। कोई दिक्कत वाली बात नहीं इसके अंदर। अब जैसे इसके इनके लिए बोला गया कि इनके लिए 27% आरक्षण है, इनके लिए कुछ अलग परसेंटेज का, इनके लिए कुछ अलग परसेंटेज का, इनकी टोटलिटी जो है ना, ये है 50% कैप का। ये मतलब है कैप का मतलब क्या? अपर सीलिंग, मतलब ये मैक्सिमम है इन सब का टोटल जो भी निकल कर आ रहा है, लेकिन वो टोटल 50% से ज्यादा नहीं होना चाहिए। 50% से ज्यादा नहीं होना चाहिए, वरना ऐसे तो फिर रिजर्वेशन पे रिजर्वेशन होती जाएगी। जनरल कैटेगरी वाले पता चला 10% क्राइटेरिया के अंदर आ रहे हैं, 90% पूरे देश में लोगों को, ST SC OBC को रिजर्वेशन मिलती चली जा रही है। तो एक फेयर अमाउंट ऑफ बैलेंस, एक सिस्टमैटिक तरीका अपनाने की कोशिश करी थी कोर्ट ने इंदिरा सोनी केस के अंदर। तो आज आपको मैंने इतना डिटेल में ये चीज क्यों बताई है, जबकि हम प्रीलिम्स के एस्पेक्ट से पढ़ रहे हैं, ताकि आपका ओपिनियन स्ट्रांग हो जाए इस चीज को लेकर के इंदिरा सोनी केस कितना स्ट्रांग था। क्योंकि केसेस के बारे में, जजमेंट्स के बारे में पूछा जा सकता है। यूपीएससी जिस लेवल पर जा रहा है, तो देखो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर देखने चाहिए, मैं मानता हूं अच्छी बात है, लेकिन जो एक साल के अंदर हमारी आंखों के सामने है उसको हमें बहुत अच्छे से कंठस्थ तरीके से प्रिपेयर करके जाना चाहिए। मेरा ये पर्सनल ओपिनियन जो कि मैंने एक्सपीरियंस कर रखा है। बाकी आपकी मर्जी, क्योंकि देखो हर साल हम लोग ट्रेंड एनालिसिस और ये सब करके जाते हैं, लेकिन आप मुझे खुद एक बात बता दो, क्या 3 साल से काम आ रहा है कुछ भी? स्पोर्ट्स तो नहीं आता था, अब 2021 के पेपर के अंदर तो उन्होंने स्पोर्ट्स भी पूछ लिया था, 3 क्वेश्चन आए थे स्पोर्ट के, थोड़े ना बहुत। 3 क्वेश्चन का मतलब समझ रहे हो, 6 नंबर, और उनको सॉल्व करना इतना ईजी भी नहीं था। तो जो एक बार हमारी आंखों के सामने होता है, सब कुछ तो कोई भी नहीं पढ़ सकता, यूपीएससी के चेयरमैन को भी नहीं पता सब कुछ तो, लेकिन जितना हमारे सामने है, हमें तो मैक्सिमम बस ये है कि हमारा प्रिम्स निकलना चाहिए। ठीक है, और वो निकल जाएगा, आपका टेंशन मत लो। अब दोस्तों हम लोग ये जानते हैं, ये जस्टिस रोहिणी कमीशन का गठन हुआ कैसे, किन सरकमस्टांसेस के अंदर इसका गठन हुआ। देखो, यूनियन गवर्नमेंट ने एक 4 मेंबर की कमीशन बनाई थी 2017 के अंदर। ठीक है, 4 मेंबर की कमीशन बनाई 2017 के अंदर। उन 4 मेंबर्स में थे, एक इसके अध्यक्ष थे जिनका नाम था जस्टिस जी रोहिणी। आर्टिकल 340 के अंतर्गत, जो कि हमारे संविधान का आर्टिकल है, इसके अंतर्गत इस जस्टिस रोहिणी कमीशन का गठन करा गया था। एम क्या था इसका? इसका एम ये था, ओबीसी को जो बेनिफिट्स मिलते हैं वो ओबीसी के अंतर्गत आने वाले, ओबीसी एक ब्रॉड अम्ब्रेला टर्म है, इसके अंदर बड़ी सारे और भी क्लासेस आते हैं, जैसे मान लीजिए ABCDE, तो इन सबको इक्वल बेनिफिट्स मिले। कि ऐसा नहीं कि ए को 75% बेनिफिट्स मिल रहे हैं, ए क्लास को, ई क्लास को सिर्फ 2% बेनिफिट मिल रहे हैं, नहीं। कि अगर ये यहाँ पर 5 हैं, ठीक है, तो 20-20-20-20% सबको बेनिफिट मिलने चाहिए। और ओबीसी के लिए टोटल रिजर्वेशन क्राइटेरिया रखा कितना गया था? 27%। ठीक है, इन 27% का लाभ ओबीसी में आने वाले सभी क्लासेस को, जो कि सब क्लासेस हैं, उनको मिलना चाहिए। अब आपके दिमाग में आएगा सिर्फ ST और SC को क्यों नहीं, सिर्फ OBC को क्यों? जैसा कि मैंने आपको बताया, OBC एक ब्रॉड अम्ब्रेला टर्म है, ये एक कलेक्टिव टर्म है, एक सिंगल टर्म नहीं है कि हम किसी को बोल रहे हैं OBC है, या सारे लोग जिस कैटेगरी के अंदर OBC के आते हैं वो एक जैसे हैं, ऐसा नहीं होता। ये चीज पॉसिबल है SC में और ST में, कि कोई पर्सन शेड्यूल कास्ट का है, कोई पर्सन शेड्यूल ट्राइब का है, तब तो ये पॉसिबल है। लेकिन OBC एक अम्ब्रेला कलेक्टिव टर्म होती है, जिसको यूज करा जाता है सरकार के द्वारा ऐसी कास्ट को क्लासिफाई करने के लिए, ध्यान देना, ऐसी कास्ट को क्लासिफाई करने के लिए जो कि एजुकेशनली और सोशली डिसएडवांटेज्ड है। ओबीसी
को इसलिए हम लोग बोलते हैं कि दीज आर ऑल्सो रेफर टू एट सोशली और एजुकेशनली बैकवर्ड क्लासेस। तो काफी लोगों को ये बेसिक चीज पता नहीं होती है जब वो आर्ग्यूमेंट करते हैं या फिर अगर आंसर लिखते हैं किसी टेस्ट सीरीज वगैरह में, कि हम जस्टिफाई कैसे करें इस स्टेटमेंट को या फिर अपनी एक्सप्लेनेशन को कि ओबीसी एक कलेक्टिव टर्म है और ये सब कैटेगराइजेशन का मुद्दा है क्यों ओबीसी के अंदर, बाकी दोनों के अंदर क्यों नहीं है, क्योंकि ये एक अम्ब्रेला टर्म है। यहाँ पर एक कोई पर्टिकुलर कास्ट नहीं। अब जैसे आप यहाँ पर देखो, शेड्यूल्ड कास्ट एक कास्ट है, शेड्यूल्ड ट्राइब एक पर्टिकुलर लोग हैं जो कि ट्राइबल पीपल थे और उनको उनकी जो जनरेशन आज के टाइम पे उनको हमें सोसाइटी में अपलिफ्ट करना है, ये सिर्फ एक सिंगल क्राइटेरिया के लोग हैं। लेकिन ओबीसी एक कलेक्टिव टर्म है जिसके अंदर डिफरेंट क्लासेस को क्लासिफाई करा गया है, ठीक है। अब हम लोग क्या डिस्कस कर रहे थे, 2017 के अंदर जब ये गठन करा गया था इस रोहिणी कमीशन का, तो आर्टिकल 340 के अंदर करा गया था। ऐसा क्या बोल रखा है आर्टिकल 340 के अंदर कॉन्स्टिट्यूशन में, तो आइए देखते हैं। आर्टिकल 340 जो हमारे संविधान का है, उसके अंदर कुछ ऐसी कंडीशंस ले डाउन करी गई हैं कि कैसे एक पर्टिकुलर कमीशन का अपॉइंटमेंट करा जाए सरकार के द्वारा, ताकि बैकवर्ड क्लासेस की स्थिति को, उनकी कंडीशंस को, उनकी सिचुएशंस को, उनकी सर्कमस्टांस को इन्वेस्टिगेट करा जा सके। और जैसे ही वक्त बदले, जमाना बदले, माहौल बदले, देश की स्थिति बदले, तो उनके लिए जो भी नेसेसरी चेंजेस हैं कि आरक्षण को बढ़ाना चाहिए, कम करना चाहिए, खत्म कर देना चाहिए, या कुछ और क्राइटेरिया आना चाहिए, क्रीमी लेयर का कंसेप्ट, जैसे आने वाले टाइम में मान लो सबका स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बढ़ रहा है, सबकी इनकम बढ़ रही है, तो क्या ये 8 लाख से उठाकर अब क्या उसको 12 लाख करने का टाइम आ गया है। ये सब चीजें टाइम टू टाइम इन्वेस्टिगेट करी जाती है कमीशन के गठन से। और ऐसा कमीशन जो कि इन्वेस्टिगेट करता है बैकवर्ड क्लासेस की कंडीशंस को, कौन से आर्टिकल के अंतर्गत ऐसी बात करी जाती है, तो इसके लिए जो आर्टिकल होता है आप याद रखिएगा, आर्टिकल 340 मैंने हाईलाइट कर दिया, आर्टिकल 340, ठीक है। अब हम लोग डिस्कस करते हैं कि इस कमीशन को मैंडेट क्या दिया गया था, काम क्या दिया गया था। मैंडेट का मतलब क्या होता है, रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या सौंपी गई थी इस कमीशन को, ठीक है। तो सबसे पहले इस कमीशन के लिए ये बोला था सरकार ने, मतलब रोहिणी कमीशन की हम लोग बात कर रहे हैं, कि सबसे पहले तो इसको ये एग्जामिन करना था कि आप ये देखोगे, रोहिणी कमीशन के मेंबर्स को ये बोला गया कि आप ये देखोगे कि जो 27% रिजर्वेशन जो दी जाती है जॉब्स में और एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस में, ऐसी कास्ट या ऐसी कम्युनिटीज को जो कि सेंट्रल ओबीसी लिस्ट के अंदर आती है, मतलब सरकार के पास ना एक लिस्ट होती है सेंट्रल ओबीसी लिस्ट के, ये जो पर्टिकुलर कास्ट है ये ओबीसी के अंदर आते हैं। तो ऐसी कोई कास्ट या जो कम्युनिटीज जो कि सेंट्रल गवर्नमेंट की सेंट्रल ओबीसी लिस्ट के अंदर आते हैं, तो उनको जॉब्स और एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस में जो रिजर्वेशन मिलती है, और जैसा कि मैंने बताया कि ओबीसी एक सिंगल कास्ट को तो रेफर नहीं करा जाता, एक सिंगल कम्युनिटी तो है नहीं, मल्टीपल कम्युनिटीज है उसके अंदर, ए बी सी डी है ना, ई, ऐसे वेरियस कम्युनिटीज है, 1 2 3 4 5 6 ऐसा आप मान सकते हो। तो ये देखना, इस कमीशन को ये बोला गया था, उसका मैंडेट ये था कि आप ये देखोगे कि क्या उनको रिजर्वेशन के फायदे लाभ ठीक तरीके से मिल पा रहे हैं। ऐसा तो नहीं है कि इन इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है बेनिफिट्स का, रिजर्वेशन का, ये चीज है। और अगर हो रहा है, इशू आया होगा तभी तो ये कमीशन गठन हुई ना, कि जो फेयर तरीके से ओबीसी के अंदर वाली, ओबीसी कैटेगरी के अंदर आने वाली कास्ट और कम्युनिटीज को जो फेयर तरीके से 27% जो उनकी ब्रॉड कैटेगरी के लिए, पूरी ओबीसी कैटेगरी के लिए, एक अम्ब्रेला के लिए 27% जो आरक्षण है, तो अगर उसमें इनइक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है, तो इस कमीशन को बोला गया कि आप कुछ ऐसे मैकेनिज्म, ऐसे क्राइटेरिया, ऐसे नॉर्म्स और ऐसे पैरामीटर भी सरकार को सजेस्ट करके दोगे कि किस प्रकार से हम लोग एक बेटर तरीके से रिजर्वेशन का लाभ पहुंचा सकते हैं ओबीसी के अंतर्गत आने वाली सारी कास्ट और कम्युनिटीज को एक साइंटिफिक मैनर में, और किस प्रकार से एक बेटर सब कैटेगराइजेशन हो सकता है ओबीसी का। तो कमीशन ने फिर अपना मैंडेट जो उसको काम दिया गया था, इसके बेसिस पर कुछ अपनी रिकमेंडेशन दी, कुछ उसने प्रपोजल्स दिए। क्या प्रपोजल दिया ये देखते हैं। कमीशन ने प्रपोज करा कि ओबीसी को ना, ये कमीशन मतलब जस्टिस रोहिणी की कमीशन ने ऐसा बोला, ये उनका मतलब एक पैरामीटर था, एक मैथमेटिकल कैलकुलेशन है, घबराना नहीं है, आराम से समझाऊंगा मैं, आप आराम से समझो, बहुत इंटरेस्टिंग है, ठीक है। इस कमीशन ने यह बोला कि ओबीसी जो है उनको डिवाइड करना चाहिए हमें 4 सब कैटेगरीज में। तो आप ये याद रखना कि एक तो आपका क्वेश्चन यही बन जाता है कि कितनी सब कैटेगरीज के अंदर डिवाइड का प्रपोजल आया इस कमीशन की तरफ से, कि जैसे मतलब मान लीजिए, 1 मिनट मुझे इसको मिटाने दीजिए, 1 मिनट स्पेस थोड़ा सा बना लूं मैं यहाँ पे, इसको मिटा देता हूं मैं। पुराना अगर आपने कुछ जो मैंने मार्क करा था देखा ना हो, तो आप एक बार वीडियो को पॉज करके देख लेना। देखो क्या है कि जैसे मतलब मान लीजिए कि ये है एक ओबीसी, एक ब्रॉड कैटेगरी, ये कमीशन बोल रही है, एक एक आराम आराम से समझते हैं, कि हमें 4 सब कैटेगरीज के अंदर डिवाइड करना है ओबीसी को, ठीक है। जैसे ओबीसी 1,
2, 3, 4, 4 सब कैटेगरीज हो गई ना ये हमारे सामने, 4 सब कैटेगरीज है ना, ओबीसी कैटेगरी 1, कैटेगरी 2, कैटेगरी 3, कैटेगरी 4। और जो 27% इनको जो टोटल रिजर्वेशन मिलता है, मतलब एंटायर ओबीसी के लिए, पूरे ओबीसी के लिए 27% आरक्षण दिया हुआ है। ठीक है, अब इसको स्प्लिट कैसे करा जाएगा? जो कैटेगरी 1 है, जो कैटेगरी 1 है, दूसरे कलर का पेन ले लेते हैं, जो कैटेगरी 1 है इसको दिया जाएगा 2% आरक्षण, कैटेगरी 2 को दिया जाएगा 6% आरक्षण, कैटेगरी 3 को दिया जाएगा 9% आरक्षण, और फोर्थ कैटेगरी को दिया जाएगा 10%। तो अगर आप इसे कैलकुलेट करके देखेंगे तो यहां पर आप देखिए 10 प्लस 9 19 प्लस 2 20 21 और प्लस 6 27, हो गया ये 27% आरक्षण। कैटेगरी कितनी बनाई? 4 बनाई हमने। कैटेगरी 1 को 2%, कैटेगरी 2 को 6%, कैटेगरी 3 को 9% और कैटेगरी 4 को 10%। ये इन्होंने एक ऐसा प्रपोजल दिया। क्यों दिया, कैसे दिया यार, ये इनकी हेडेक है, हमारे से कुछ लेना देना नहीं है। जब हम आईएएस बन जाएंगे, जब हमें बनाने को बोला जाएगा, तब हम कर लेंगे वाला काम। अभी के लिए हमें एग्जाम निकालना है, हमें मास्टरी नहीं करनी है इस चीज़ में, है ना, कि एक ही टॉपिक के बारे में पीएचडी करते चले गए। अब नेक्स्ट पॉइंट की तरफ डिस्कस करने से पहले ना, हम लोग यहाँ पर एक टर्म यूज हुई है एनसीपीसी के, अकॉर्डिंग टू एनसीपीसी। तो पहले जानते हैं एक बारी एनसीपीसी है क्या, फिर इस पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं। यहाँ पर दे रखा है एनसीपीसी के बारे में, यहाँ पर आप बॉक्स की तरफ देखो, यहाँ दे रखा है। पढ़ते हैं एक बारी एनसीपीसी के बारे में। क्या ये एनसीपीसी? नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लासेस, ये एनसीपीसी है। समझना ध्यान से इस चीज को, तभी नेक्स्ट पॉइंट समझ में आएगा। नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लासेस को शुरू में 1993 में नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लासेस एक्ट के अंतर्गत सेटअप करा गया था, और शुरू में इसको एक स्टैट्यूटरी बॉडी बनाया गया था। कमेंट बॉक्स में मुझे दोस्तों आप ये बताइए, कुछ कुछ होमवर्क भी आपको भी करना पड़ेगा, कि स्टैट्यूटरी बॉडी क्या होती है। व्हाट डू यू मीन बाय द टर्म स्टैट्यूटरी बॉडी? ठीक है, प्रीवियस लेक्चर जो विजन आईएएस की मंथली करंट अफेयर्स के चलते हैं, मैंने काफी बार आपको ये बताया है, लेकिन अब आपकी बारी है कि आप कमेंट बॉक्स में बताएंगे प्रॉपर तरीके से कि स्टैट्यूटरी बॉडी क्या होती है। इसके साथ साथ आप ये भी बताइए कि स्टैट्यूटरी बॉडी और नॉन स्टैट्यूटरी बॉडी में फर्क क्या होता है, बेसिक डिफरेंस। कोई भी 2 पॉइंट्स बता देना, 1 पॉइंट बता देना, लेकिन वो अंडरस्टूड होना चाहिए। ऐसे बताना कि जैसे आप इंटरव्यूअर को बता रहे हो, या फिर मेंस आंसर राइटिंग में आप इंट्रोडक्शन क्रिस्टल क्लियर शॉर्ट फॉर्म में मतलब बिल्कुल मेंशन कर रहे हो और वो सामने वाले को समझ में आ जाए। तो खैर बात करते हैं आगे, कि शुरू में इसको एज अ स्टैट्यूटरी बॉडी बनाया गया एनसीपीसी एक्ट के अंतर्गत 1993 में। फिर हुआ क्या, 102nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट आता है हमारे देश में, और जिसकी वजह से ये एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी बना दी गई। कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी जब ये बनाई गई तो अंडर आर्टिकल 338 बी बनाई गई है। संविधान का जो आर्टिकल 338 बी था, उसके अंतर्गत इसको कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी बना दिया गया। कौन सा अमेंडमेंट एक्ट आया था इसके लिए? 102वां। ठीक है, 102nd अमेंडमेंट एक्ट, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट। फंक्शंस क्या आते हैं इसके, जो कि परफॉर्म करे जाते हैं एनसीबीसी के द्वारा? क्या लिखा गया इसके मैंडेट के अंदर है, क्या इसको क्या करना होगा? अगर किसी भी रिजर्वेशन की कैटेगरी में आने वाले पर्सन को किसी भी तरीके का ग्रीवांस होता है, ठीक है, या उस पर्सन को ऐसा लगता है कि रिजर्वेशन जिस तरीके से इंप्लीमेंट होनी चाहिए थी, या इस कमीशन के सामने कोई ऐसा केस, इस बॉडी के सामने कुछ ऐसा केस आता है इस कमीशन के सामने कि रिजर्वेशन एक पर्टिकुलर एरिया में एक पर्टिकुलर जगह पर जिस तरीके से इंप्लीमेंट होनी चाहिए थी वो इंप्लीमेंट हो ही नहीं रही है, या तो गलत तरीके से हो रही है। ठीक है, और सोशली एंड एजुकेशनली बैकवर्ड वाली बात करी गई ना, तो इकोनॉमिक ग्रीवांसेज हैं। अगर किसी को कहीं वायलेंस का वो है कि मतलब रिजर्वेशन के नाम पर जो है भेदभाव करा गया है, वायलेंस का यूज़ करा गया है, ठीक है, कि नहीं दी गई है, या फिर किसी ने ज़बरदस्ती करके अपना एक सर्टिफिकेट बनवा लिया मान लीजिए, तो ये इन सारे ऐसे मुद्दों को देखेगा। ठीक है, और जिसको रिजर्वेशन के कैटेगरी के अंदर आना चाहिए, अगर उसको डिप्राइव करा जा रहा है और उसको रिजर्वेशन के बेनिफिट्स नहीं मिल पा रहे हैं, वो क्रीमी लेयर के अंदर नहीं आता वो पर्सन, लेकिन फिर भी ये बोलकर के आप क्रीमी लेयर के अंदर आते हो, मतलब कैसे भी मतलब गवर्नमेंट अधिकारी उसको परेशान कर रहे हैं, उसके राइट्स की हानि हो रही है, सेफगार्ड्स उसको नहीं मिल पा रहे रिजर्वेशन के अंदर, तो ऐसी जो कंप्लेंट्स हैं उसमें इंक्वायरी करने का काम भी ये कमीशन कर सकती है, जिसका नाम है नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लासेस। तो एनसीबीसी के बारे में आपने जान लिया, शुरू में स्टैट्यूटरी बॉडी थी, 102nd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट की वजह से ये फिर एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी बना दी गई, अंडर आर्टिकल 338 बनाई गई, और ये इसके मैंडेट है। अब आगे बढ़ते हैं। एनसीबीसी के एक डेटा के अकॉर्डिंग एनसीबीसी का ये कहना है कि हमारे देश में लगभग ऐसी 11 स्टेट्स या 11 यूनियन टेरिटरीज हैं
जिन्होंने स्टेट गवर्नमेंट ओन्ड इंस्टीट्यूशंस में जो ओबीसी की लिस्ट होती है उसकी सब कैटेगराइजेशन करके रिजर्वेशन दी है। मतलब सिर्फ ओबीसी के नाम पे रिजर्वेशन नहीं दी गई है इन 11 स्टेट्स और यूटीज में, जो स्टेट गवर्नमेंट ओन इंस्टीट्यूशन मतलब इन रिस्पेक्टिव स्टेट के, जैसे मतलब एग्जांपल मान लीजिए बिहार के अंदर जो भी गवर्नमेंट ओन इंस्टीट्यूशंस हैं उधर जो ओबीसी को बेनिफिट दिए गए हैं ना, तो वो ऐसे ही नहीं दिए गए कि ओबीसी एज अ अम्ब्रेला टर्म को यूज करके दिए गए हो, जो कैटेगरी जैसे हमने डिस्कस करी ना 1 2 3 4 या फिर ABCD, इस प्रकार से रिजर्वेशन के बेनिफिट दिए गए हैं। तो ये 11 स्टेट्स हैं कौन सी, देखते हैं एक बारी। आंध्र प्रदेश, यहां पर देखिए आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, पुडुचेरी, कर्नाटका, हरियाणा, झारखंड, वेस्ट बंगाल, बिहार, महाराष्ट्र, राजस्थान और तमिलनाडु। ठीक है, ये इसने बोला। क्या ये याद रखने, ये याद नहीं रखने, कोई इंपॉर्टेंट पॉइंट नहीं है ये, यूपीएससी में तो नहीं। इस प्रकार के जो क्वेश्चंस होते हैं वो यूपीपीसीएस या फिर मतलब जो बहुत स्टेट फैक्चुअल जो पूछते हैं, जो स्टेट के एग्जाम्स होते हैं, स्टेट पीएससी जो होते हैं, उस पर पूछा जा सकता है, यूपीएससी में तो नहीं पूछा जाएगा। अब हम लोग आगे ये बात करते हैं, ये डिस्कस करते हैं कि 102nd अमेंडमेंट एक्ट जो आया, इसकी वजह से क्या क्या चेंजेस आए और इस रिजर्वेशन के क्राइटेरिया देने में ओबीसीज को या फिर दूसरी कम्युनिटीज को। तो देखिए 102nd अमेंडमेंट एक्ट अभी हमने ऊपर पढ़ा था, उसने एक आर्टिकल इंसर्ट करा था कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर, जो था आर्टिकल 338B। इसके साथ साथ यहाँ पर अब डिटेल में समझते हैं, एक और आर्टिकल इंसर्ट करा गया था आर्टिकल 342A कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर। सबसे पहले बात करते हैं अंडर आर्टिकल 338B की। ठीक है, आर्टिकल 338B डील करता है कि जो ये बॉडी है ना, जो हमने ऊपर पढ़ी एनसीबीसी, नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लासेस, यहाँ पर देखिए ये बॉडी पढ़ी थी ना हमने, नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लासेस। इस बॉडी के बारे में आर्टिकल 338B पर्टिकुलरली डिस्कस करता है कि उसका स्ट्रक्चर क्या होना चाहिए, उसकी ड्यूटीज क्या होनी चाहिए, उसके पावर्स एंड फंक्शंस क्या होने चाहिए। जो दूसरा आर्टिकल जो ऐड करा गया वो था आर्टिकल 342A। इस 342 के अंदर दो क्लॉजेस भी डाले गए। ठीक है, और ये बोला गया कि प्रेसिडेंट के इस आर्टिकल के इंसर्ट करने के बाद और दो क्लॉजेस डालने के बाद प्रेसिडेंट को पावर मिल गई, हमारे देश में प्रेसिडेंट को पावर मिल गई कि वो एक पर्टिकुलर क्लास को प्रेसिडेंट ही नोटिफाई कर सकता है कि वो सोशली एंड एजुकेशनली बैकवर्ड क्लास है कि नहीं है। ठीक है, और पार्लियामेंट को भी पावर दी गई कि जो सेंट्रल सोशली एंड एजुकेशनली बैकवर्ड क्लासेस की जो लिस्ट है उसको पार्लियामेंट अपने हिसाब से चेंज कर सके। तो यहां पर पावर जो दी गई वो, आप एक बात याद रखना, एक प्रेसिडेंट को, कि वो नोटिफाई करेंगे कि एक पर्टिकुलर क्लास जो है वो ओबीसी की कैटेगरी के अंदर आएगी या फिर नहीं आएगी। और दूसरा, पार्लियामेंट को पावर दी गई कि उनके पास जो सेंट्रल ओबीसी लिस्ट होती है, अगर उसमें कुछ चेंजेस करने हैं, जैसा कि अभी मैंने आपको बताया कि क्रीमी लेयर के लिए इनकम का क्राइटेरिया को बढ़ाना है, नहीं बढ़ाना है, रिजर्वेशन को कम करना है, या कुछ भी मतलब चेंजेस करने हैं सोशली एंड एजुकेशनली बैकवर्ड क्लासेस रिलेटेड। SEBC का मतलब है सोशली एंड एजुकेशनली बैकवर्ड क्लासेस। ठीक है, तो उनमें ये पार्लियामेंट और प्रेसिडेंट को पावर दी गई। हाल ही में अभी क्या हुआ, एक लेटेस्ट डेवलपमेंट के बारे में आप जानिए। मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट ने एक अमेंडमेंट फ्रेम करा है। ठीक है, आर्टिकल 342A में, इस वाले में जो हमने ये डिस्कस करा ना, ये वाला, इस वाले आर्टिकल के अंदर एक अमेंडमेंट फ्रेम करा है जिसका नाम क्या रखा गया, मतलब इसको बोला गया 127th अमेंडमेंट। और ये अमेंडमेंट कोशिश कर रहा है कि एक थर्ड क्लॉज इंट्रोड्यूस करा जाए। आर्टिकल 342A दो क्लॉजेस थे ना, यहां पर देखिए मैंने आपको बताया था, दो क्लॉजेस के साथ इंट्रोड्यूस करा गया था ये। अब तीसरा क्लॉज इंट्रोड्यूस करने की बात करी जा रही है एक अमेंडमेंट के थ्रू, और ये अमेंडमेंट होगी कौन सी, 127th। याद रखना, कंफ्यूज होने की कोई बात नहीं है। 102nd अमेंडमेंट एक्ट से एक आर्टिकल आया था 342A, जिसमें दो क्लॉजेस आए थे। अब इसके अंदर अगर चेंज लाना है तो एक अमेंडमेंट आया 127th अमेंडमेंट, दो क्लॉजेस तो रहेंगे, तीसरा क्लॉज ऐड करने की बात करी जा रही है। ये होगा किस लिए, क्यों ऐड करी जा रही है, बाद में क्यों याद आया कि स्टेट्स की पावर को रिस्टोर करने की बात करी जा रही है कि वो भी आइडेंटिफाई कर सके ओबीसी को और अपनी जो रिस्पेक्टिव स्टेट लिस्ट है उसमें इंक्लूड कर सके, ताकि स्टेट गवर्नमेंट भी बेटर डिसीजन ले सके कि हमने किसको रिजर्वेशन देनी है और किसको रिजर्वेशन नहीं देनी है। जो कि, और जो अभी तक 102nd अमेंडमेंट जो एक्ट है
उसके अंदर क्या बोला गया, यहां पर देखिए, उसके अंदर सेंट्रल लिस्ट की बात करी गई है, स्टेट लिस्ट की बात नहीं करी गई है। और यहां पर अगर वर्ड लिखा हुआ है, एक मिनट रुकना, हाँ यहां पर अगर वर्ड लिखा हुआ है रिस्टोर, रिस्टोर का मतलब अभी तक पहले मिलती थी क्या स्टेट्स को पावर ये वाली, तो आइए देखते हैं। अनटिल नाउ अभी तक क्या होता था, जब ये अमेंडमेंट एक्ट नहीं आया था, 102nd अमेंडमेंट एक्ट नहीं आया था, तो स्टेट गवर्नमेंट्स के पास भी पावर रहती थी, दे वर फ्री टू डिसाइड कि किस कास्ट को हमें पार्ट बनाना है ओबीसी लिस्ट का उनके रिस्पेक्टिव स्टेट के अंदर। मतलब स्टेट गवर्नमेंट आराम से खुद डिसीजन ले लेती थी। सेपरेट ओबीसी लिस्ट जो है अभी तक बनती चली आती थी, सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा भी और हर एक रिस्पेक्टिव स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा भी, अपने अपने स्टेट्स के अंदर ये देखते हुए कि उनके स्टेट्स के अंदर कितने ओबीसी जो हैं, उनकी जनसंख्या कितनी है। अब सारे स्टेट्स के अंदर तो एक जैसी नहीं हो सकती ना, तो हर एक स्टेट अपने हिसाब से एक रिस्पेक्टिव क्राइटेरिया को फॉलो करते हुए वो एक स्टेट लिस्ट प्रिपेयर करते थे। ये ऐसे एक्सरसाइज चली आ रही थी सिंस 1993, जब से 27% आरक्षण की बात करी गई थी। तो जो 3 आर्टिकल्स हैं हमारे संविधान के अंदर, चाहे वो आर्टिकल 15 क्लॉज 4 हो, 15 क्लॉज 5 हो या 16 क्लॉज 4 हो, ये साफ तरीके से ये बताता है कि स्टेट गवर्नमेंट के पास पावर होनी चाहिए कि वो आइडेंटिफाई कर सकें और डिक्लेयर कर सकें एक ऐसी लिस्ट को जो कि सोशली एंड एजुकेशनली बैकवर्ड क्लासेस के रिगार्डिंग हो। सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में जब रूलिंग दी मराठा रिजर्वेशन के ऊपर, तो सुप्रीम कोर्ट ने बोला सिर्फ वो हमारे देश में प्रेसिडेंट ही है, प्रेसिडेंट के पास ही वो पावर है, वही एक इकलौते पर्सन है जो कि डिक्लेयर कर सकते हैं एक पर्टिकुलर कम्युनिटी को एज ओबीसी। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आप याद रखिएगा। सुप्रीम कोर्ट ने जब मराठा रिजर्वेशन के ऊपर रूलिंग चल रही थी, तो सुप्रीम कोर्ट ने बोला सिर्फ प्रेसिडेंट ही डिक्लेयर कर सकते हैं एक पर्टिकुलर कम्युनिटी को एज ओबीसी, और ऐसे नहीं कि अपनी मर्जी से कर दिया। जब उनको रिकमेंडेशन दी जाएगी, सौंपी जाएगी नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लासेस के द्वारा, तब वो ऐसा कर सकते हैं। और इसी दौरान सुप्रीम कोर्ट ने एक संकेत भी दिए कि सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि अभी तो नहीं, लेकिन नियर फ्यूचर में एक सिंगल लिस्ट आ सकती है ओबीसी के लिए। जैसे अभी हमने क्या डिस्कस करा था, यहां पर ऊपर देखिए कि अलग अलग लिस्ट होती है ना, कि स्टेट लिस्ट भी चलती चली आ रही थी अभी, फिर एक सेंट्रल लिस्ट भी हुआ करती थी। तो सुप्रीम कोर्ट ने इस तरफ इशारा करा है कि फ्यूचर में एक सेंट्रल लिस्ट ऑफ ओबीसी प्रिपेयर करी जाएगी, जिसको इशू करा जाएगा प्रेसिडेंट के द्वारा, ऑन द रिकमेंडेशंस ऑफ नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लासेस, एनसीबीसी की रिकमेंडेशन के बेसिस पर ये इशू करा जाएगा। तो ये वाली बात आप याद रखना। ये ज्यादा इंपॉर्टेंट तो नहीं था प्रीलिम्स के हिसाब से, लेकिन कुछ कुछ बातें इसके अंदर इंपॉर्टेंट थी, वो आपको पता चल ही गया होगा। अब लास्ट में हम लोग कुछ एस्पेक्ट्स की तरफ देख लेते हैं। ये बेसिकली ना करंट एस्पेक्ट्स हैं जो कि इस न्यूज़ से रिलेटेड है, मतलब एक तरीके से पूरी कंपाइलेशन आपको एक ही जगह मिल गई है यहाँ पर। यही अच्छी बात होती है BT 365 की। देखो, ओबीसीज और ईडब्ल्यूएस जो इकोनॉमिकली वीकर सेक्शंस हैं, मतलब जनरल कैटेगरी में जिनको रिजर्वेशन अभी थोड़े टाइम पहले दी गई थी, ईडब्ल्यूएस का क्राइटेरिया आप जानते होंगे, है ना। तो ओबीसीज और ईडब्ल्यूएस को ना कोटा मिलना स्टार्ट हो गए अंडर एक स्कीम है मेडिकल कोर्सेज के लिए सरकार की, ऑल इंडिया कोटा AIQ स्कीम फॉर मेडिकल कोर्सेज। जानते हैं इस स्कीम के बारे में और इस न्यूज़ के बारे में। देखो है क्या, अब मेडिकल कोर्सेज के लिए तो यूनियन हेल्थ मिनिस्ट्री ने अनाउंस करा कि 27% रिजर्वेशन ओबीसी को दी जाएगी और 10% रिजर्वेशन ईडब्ल्यूएस को, या कोटा कह लो, रिजर्वेशन कह लो, एक ही बात है, इनको दिया जाएगा ऑल इंडिया कोटा स्कीम में, जो कि अंडर ग्रेजुएट और पोस्ट ग्रेजुएट जो कॉलेजेस होंगे, चाहे वो मेडिकल कॉलेजेस हो, चाहे वो डेंटल कॉलेजेस हो, लेकिन जिनको स्टेट रन कर रहे हो, मतलब वो सरकारी होने चाहिए, ठीक है। तो उसमें इतनी इतनी रिजर्वेशन ओबीसी को, ईडब्ल्यूएस को मिलेगी, 10% ईडब्ल्यूएस को, 27% ओबीसी को। ये जो ऑल इंडिया कोटा स्कीम है, क्या नई स्कीम है? नहीं, इस स्कीम को इंट्रोड्यूस करा गया था 1986 में। किस मकसद के साथ? कि स्टूडेंट्स को अपॉर्चुनिटी मिले कि वो किसी भी स्टेट से बिलोंग करते हो, वो किसी भी स्टेट से आ रहे हो, वो एक अच्छे मेडिकल कॉलेज में एक अच्छे डॉक्टर और एक डेंटल सर्जन बन सकें, किसी भी स्टेट में जाकर, जहां भी उनको अच्छा लगता है कि यहाँ का कॉलेज अच्छा है, यहाँ मैं पढ़कर एक अच्छा डॉक्टर बन सकता हूँ, तो वो कर सके ऐसे।
तो ये स्कीम एक तरीके से डोमिसाइल फ्री है, क्योंकि यहाँ पर कोई क्राइटेरिया नहीं है, जैसा कि हमने कल डिस्कस करा था कि मध्य प्रदेश का अगर कोई मूल निवासी है तो वहीं पर उसके लिए वो चीज़ होनी चाहिए, ऐसा कुछ भी नहीं है इसके अंदर। और मेरिट बेस्ड अपॉर्चुनिटीज स्टूडेंट्स को दी जाए कि जिसमें जैसी काबिलियत उसका उतने अच्छे कॉलेज में रैंकिंग के बेसिस पर एडमिशन हो जाएगा, चाहे फिर वो मेडिकल कॉलेजेस हो चाहे डेंटल कॉलेजेस हो। तो इस स्कीम के अंतर्गत होता क्या है, जो कि सरकारी मेडिकल और डेंटल कॉलेजेस हैं उसके अंदर 15% सीट्स जो होती हैं वो अंडर ग्रेजुएट्स के लिए होती हैं, 50% सीट्स जो होती हैं गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेजेस में पोस्ट ग्रेजुएट्स के लिए होती हैं। शुरू शुरू में 2007 तक किसी भी प्रकार का रिजर्वेशन नहीं दिया जाता था AIQ स्कीम के अंतर्गत, यानी कि ऑल इंडिया कोटा स्कीम के अंतर्गत। और ये स्कीम कहाँ की स्कीम होती है, मेडिकल कोर्सेज के लिए होती है, ठीक है। लेकिन 2007 में क्या हुआ, यहां पर देखिए 2007 में क्या हुआ, रिजर्वेशन SCs के लिए दिया गया 15% जो टोटल ऑल इंडिया कोटा सीट्स है, और SCs के लिए 7.5 ऑल इंडिया कोटा जो सीट्स हैं, तो वो शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब के लिए, शेड्यूल कास्ट के लिए 15%, शेड्यूल ट्राइब के लिए 7.5% इस स्कीम के अंतर्गत लागू करा गया। तो ये हमने एक रिलेटेड इंफॉर्मेशन पढ़ी। यहाँ पर देखिए अगला, जो ये छोटे छोटे ना, मतलब बस ये न्यूज़ आर्टिकल्स हैं जो कि करंट अफेयर के साथ लिंक कर कर आपको पढ़ाए जा रहे हैं। तो एक दूसरा हम देखते हैं, जैसे हमने ये अभी देखा ना ऑल इंडिया कोटा और OBC और EWS की रिजर्वेशन से रिगार्डिंग, अब हम दूसरा देखते हैं। आर्टिकल 15 क्लॉज 5 जो है, यहाँ पर टॉपिक क्या हमारा, आर्टिकल 15 और स्पेशल प्रोविजन एजुकेशन के लिए। आर्टिकल 15 क्लॉज 5 ये प्रोवाइड करता है कि स्पेशल प्रोविजन लिए जाए कि किस प्रकार से सोशली और एजुकेशनली बैकवर्ड क्लास ऑफ सिटीजन की एडवांसमेंट करी जा सकती है, या फिर शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब्स के लिए, ताकि उनका जब एडमिशन हो एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस में तो उनकी एडवांसमेंट हो। सोशली एंड एजुकेशनली बैकवर्ड क्लासेस, तो एजुकेशन भी एक क्राइटेरिया रखा गया है। इस प्रोविजन के अंतर्गत आर्टिकल 15 क्लॉज 5 के अंतर्गत ये बोला गया कि 27% OBC रिजर्वेशन होगी हायर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस में, इंक्लूडिंग सेंट्रल गवर्नमेंट के मेडिकल इंस्टीट्यूशंस में, और इस चीज को इंप्लीमेंट करा गया था 2006-2007 से। लेकिन ये इंप्लीमेंट करते वक्त इस चीज को डिनाई कर दिया गया, या आप कह सकते हो एक्सक्लूड कर दिया गया, बट इट डिडंट इंक्लूड, क्या क्या इंक्लूड नहीं था, मेडिकल और डेंटल कोर्स की जो सीट्स थी, जो कि हमने ऊपर पढ़ा ऑल इंडिया कोटा स्कीम के अंतर्गत OBCs के लिए स्टेट्स के अंदर, वो चीज इंक्लूड नहीं करी गई। ऑल इंडिया कोटा फॉर OBCs इन स्टेट्स, यहां पर ध्यान देना, स्टेट्स के अंतर्गत ये चीज नहीं करी गई कि स्टेट रन एजुकेशन इंस्टीट्यूशन जो है उसमें भी करी जाए। सेंट्रल इंस्टीट्यूशंस जो है, यहां पर कीवर्ड ध्यान देना, ये देखो सेंट्रल गवर्नमेंट मेडिकल इंस्टीट्यूशंस, इसमें ये चीज करी गई, लेकिन ऑल इंडिया कोटा फॉर OBCs इन स्टेट्स ये नहीं करा गया। 2019 में हुआ क्या, 103rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट आता है, और इस अमेंडमेंट एक्ट के तहत 10% रिजर्वेशन EWS के लिए एक्सटेंड कर दी गई हायर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस में। मतलब अभी तक क्या हो रहा था, EWS तो बहुत बाद में आया ना, 2019 में आया है, ठीक है, 2018 के एंडिंग में बात होना शुरू हुई थी, 2019 में लागू हुआ है। तो EWS जैसी कोई चीज़ है ना, तो अभी तक OBC यूज होता था, तो हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस में 27% इनके लिए जो आरक्षण था, इसके साथ इंक्लूड करते करते 103rd अमेंडमेंट एक्ट के साथ जो EWS के लिए 10% रिजर्वेशन है, इसको भी ला दिया गया, ठीक है। और ये चीज इंट्रोड्यूस करी गई, नया अमेंडमेंट एक्ट था ना 103rd, तो नया आर्टिकल, आर्टिकल 15 क्लॉज 6 सब क्लॉज बी, ठीक है। लेकिन इसके अंदर भी ये बोला गया, इट ऑल्सो एक्सक्लूडेड, जैसे ऊपर एक्सक्लूड करा गया था ना कि स्टेट्स के अंदर ऑल इंडिया कोटा के अंदर OBC को कोई बेनिफिट नहीं मिलेगा, तो ऐसे ये बोला गया कि जो मेडिकल और डेंटल कोर्सेज की जो सीट्स हैं, ठीक है, ऑल इंडिया कोटास फॉर OBC EWS के लिए, वहां पर किसी प्रकार का कोई आपको रिजर्वेशन 10%, 27% ऐसा कुछ नहीं मिलेगा, ठीक है। अब अक्सर कोर्ट के सामने, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट के सामने एक मुद्दा आता रहता है, क्या रिजर्वेशन OBCs के लिए होनी चाहिए लोकल बॉडी पोल्स में। तो सेंट्रल गवर्नमेंट सोच रही है बड़े टाइम से कि वो एक ना रिव्यू पिटीशन डालने का सोच रही है सेंट्रल गवर्नमेंट, सुप्रीम कोर्ट के आगे एक रिव्यू पिटीशन डाली जाए कि आप अपने, रिव्यू पिटीशन क्या होता है कि जब सुप्रीम कोर्ट को डिसीजन दे चुका होता है, तो रिव्यू पिटीशन से आप उसको ये बोलते हो, सर एक बार प्लीज इसको दोबारा देख लोगे आप क्या, मुझे ऐसा लगता है कि आपके डिसीजन में ये वाली चीज़ गलत बोल दी है आपने, और इससे कुछ क्लासेस का, कुछ सेक्शंस का, या फिर मेरा नुकसान हो रहा है, तो एक बारी प्लीज माय लॉर्ड आप दोबारा देख सकते हो इस चीज़ को, इसको बोलते हैं रिव्यू पिटीशन। मतलब आप क्या अपने डिसीजन को एक बार फिर से रिव्यू कर सकते हो, मैं इसकी दरख्वास्त करता हूँ आपसे, मैं इसके लिए पिटीशन डालता हूँ आपको, ठीक है। इसको कहते हैं रिव्यू पिटीशन, कि जब दोबारा कोर्ट को डिसीजन दे चुका होता है उसको दोबारा बोलना कि एक बार आप फिर से रिव्यू कर लो, एक बार इसको क्या
उस टाइम पे हो सकता है आपका मेंटल फ्रेमवर्क या फिर आपने जो भी सोचा हो या जो फैक्ट्स आपके सामने उसके बेसिस पे आपने दिया हो, नई सर्कमस्टांसेस को देखते हुए एक बार प्लीज डिसीजन को रिव्यू कर लो, ठीक है। ये इसको बोलते हैं रिव्यू पिटीशन। तो सेंट्रल गवर्नमेंट सोच रही है कि एक बार रिव्यू पिटीशन डाले सुप्रीम कोर्ट के आगे कि कि सुप्रीम कोर्ट अलाउ कर दे पॉलिटिकल रिजर्वेशन होनी चाहिए ओबीसीज के लिए। इसका मतलब रिव्यू पिटीशन डाल रही है तो सुप्रीम कोर्ट ने पहले मना करा होगा ना कि पॉलिटिकल रिजर्वेशन नहीं होनी चाहिए। सेंट्रल गवर्नमेंट तभी तो रिव्यू पिटीशन डाल रही है, वरना तो यहाँ पर रिव्यू वर्ड ना लिखा होता, सिर्फ पिटीशन लिखा होता। लेकिन यहाँ पर क्योंकि रिव्यू पिटीशन डाला जा रहा है तो आप समझ जाओ इस चीज से कि सेंट्रल गवर्नमेंट चाहती है कि सुप्रीम कोर्ट फिर से अलाउ कर दे कि पॉलिटिकल रिजर्वेशन जो कि सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट देते हुए आए हैं ओबीसीज को लोकल बॉडीज और म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन में तब तक अलाउ कर दिए जाएं जब तक स्टेट्स को जो कंप्लाई करने के लिए बोला गया है कि आपको ट्रिपल टेस्ट क्राइटेरिया फॉलो करना पड़ेगा, और स्टेट जब तक वो फॉलो नहीं करते सारे स्टेट, तब तक ओबीसी के लिए पॉलिटिकल रिजर्वेशन होना चाहिए। पॉलिटिकल रिजर्वेशन की बात चल रही है यहाँ पर। आगे बढ़ने से पहले, इन सारे पॉइंट्स को डिस्कस करने से पहले मैं फटाफट आपको ना ट्रिपल टेस्ट क्राइटेरिया बता देता हूँ। देखो, सारे स्टेट्स को ये बोला जाता है कि जब आप ओबीसी को रिजर्वेशन दोगे ना तो आप ट्रिपल टेस्ट क्राइटेरिया से होकर गुजरो कि आपको 3 टेस्ट करने पड़ेंगे, ठीक है। अगर आपको किसी को दवाई देनी है तो आपको 3 टेस्ट ये करने पड़ेंगे उस पेशेंट के ऊपर। यहां पर कौन सी दवाई की बात चल रही है? रिजर्वेशन की, ओबीसी की रिजर्वेशन की। नंबर 1 दवाई, आपको एक डेडिकेटेड कमीशन जो है वो सेटअप करनी चाहिए ये देखने के लिए कि एक साइंटिफिक स्टडी प्रॉपर तरीके से एक इन्वेस्टिगेशन हो सके कि उस पर्टिकुलर स्टेट में कितनी बैकवर्डनेस है, बैकवर्डनेस के इंप्लीकेशंस क्या हैं, लोकल बॉडीज के अंदर क्या पोजीशन है, क्या बैकवर्ड क्लासेस के लोगों को फेयर क्या कहते हैं एक रिप्रेजेंटेशन मिलता है कि नहीं मिलता, ये सारी चीजें देखी जाएगी। सबसे पहले तो एक कमीशन सेटअप करा जाएगा, नंबर 1, ठीक है। अगर साफ तौर पे बोले, शॉर्ट में बोले, एक कमीशन का सेटअप करना। दूसरा, ये स्पेसिफाई करना कि जो रिजर्वेशन का जो प्रपोर्शन है कि कितना रिजर्वेशन किसको दिया जा रहा है, क्योंकि ओबीसी जैसा कि मैंने बार बार आपको बताया कि अंब्रेला टर्म है, तो उसके अंतर्गत जितना रिजर्वेशन अलग अलग कास्ट अलग अलग कम्युनिटीज को दिया जा रहा है तो वो देखा जाएगा लोकल बॉडी वाइज एज पर द रिकमेंडेशन ऑफ द कमीशन कि मतलब कितना रिजर्वेशन किस क्लासेस को वो मिलना चाहिए। जैसे अभी हमने ऊपर देखा था ना, कैटेगरी 1 2 3 4 के लिए किसी के लिए 2%, 6%, 9%, 10% ऐसे ही, ठीक है। उसके बाद ये बोला गया, जैसा कि आप जानते ही हो, रिजर्वेशन जो है जितना भी दिया जा रहा है वो भैया ठीक है, लेकिन 50% की जो लिमिट है उसको ब्रीच ना करे, जो कि सबके लिए है। कि आप ऐसा मत सोचो कि सारी की सारी सीटें उठा के ओबीसी को दे दी। 50% में सब कुछ होता है, 27% तो ओबीसी के लिए होता है, बाकी जो बच गया वो एससीज और एसटी के लिए होता है। मैं आपसे कमेंट बॉक्स में ये जानना चाहूंगा कि आपने आज की क्लास में ये तो सीख लिया, अगर अभी तक आपको ये नहीं पता था कि 27% रिजर्वेशन ओबीसी के लिए दी जाता है, मुझे एक बार कमेंट बॉक्स में ये भी बता दो आप कि एससी और एसटी के लिए कितना परसेंट रिजर्वेशन डिसाइडेड है, ठीक है। इनको मिलाकर 50% होता होगा ना, कि 50% को ब्रीच ना करा जाए, तो इनके लिए भी क्या कुछ है या फिर नहीं है? ओबीसी के लिए तो 27% है। तो ट्रिपल टेस्ट क्राइटेरिया आपने जान लिया। एक बारी हम लोग इसको एरेज कर देते हैं और फिर हम ऊपर वाले जो हमारे पॉइंट्स रह गए थे उसको डिस्कस कर लेते हैं। एक मिनट रुकना, ठीक है, आगे बात करते हैं। हुआ क्या, रिव्यू पिटीशन डाली सेंट्रल, रिव्यू सोच रही है सेंट्रल गवर्नमेंट के रिव्यू पिटीशन डालेंगे, तो पहले क्या होता था, पहले हुआ क्या, सुप्रीम कोर्ट ने डिसाइड करा था कि सुप्रीम कोर्ट ने स्ट्राइक डाउन कर दिया था, डिसाइड क्या करा था, स्ट्राइक डाउन कर दिया था। 27% रिजर्वेशन ना ओबीसी को देना शुरू कर दी थी, 2 स्टेट्स ने दी थी लोकल बॉडीज के, मतलब पंचायत, नगर पालिका, सरपंच वाले चुनाव जो होते हैं ना, उसमें लोकल बॉडीज के अंदर ओबीसी को 27% आरक्षण दे दी गई थी महाराष्ट्र सरकार के द्वारा और मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा। मतलब लोकल बॉडी इलेक्शंस हुए होंगे तो रिजर्वेशन दे दी 27%। सुप्रीम कोर्ट के सामने केस किया, सुप्रीम कोर्ट ने स्ट्राइक डाउन कर दिया। क्यों करा भाई स्ट्राइक डाउन? सुप्रीम कोर्ट ने जो ये ऑर्डर दिया कि ऐसी कोई रिजर्वेशन नहीं दी जा सकती है लोकल बॉडीज के इलेक्शन में, कुल मिलाकर लोकल बॉडीज आप छोड़ो, आप वर्ड याद रखो, सुप्रीम कोर्ट ने ये बोला कि कैसे भी करके आप पॉलिटिकल रिजर्वेशन नहीं दे सकते हो, ठीक है। ये सुप्रीम कोर्ट ने क्यों बोला? कृष्णा मूर्ति जजमेंट एक पहले आई थी, इसी की जजमेंट को बेस बनाते हुए, कृष्णा मूर्ति जजमेंट को बेस बनाते हुए सुप्रीम कोर्ट ने यह बोला कि जो बैरियर्स होते हैं ना, जो रुकावटें होती हैं इंसान की लाइफ में प्रोग्रेस करने के लिए, वो पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन की अगर आप बैरियर्स की बात करो तो वो बहुत अलग होते हैं। दे आर नॉट ऑफ द सेम कैरेक्टर एज कंपेयर टू द बैरियर्स जो कि एक जिंदगी में एक इंसान की जिंदगी में होते हैं हिंदुस्तान में, व्हेन इट कम्स टू एजुकेशन एंड एम्प्लॉयमेंट। कहने का मतलब यह है सोशली एंड एजुकेशनली, एम्प्लॉयमेंट एंड एजुकेशन क्या हो गया, सोशली एंड एजुकेशनली इंसान की लाइफ में जितने बैरियर्स हैं ना, वो सेम क्राइटेरिया पॉलिटिकल फील्ड में नहीं होता ऐसा।
पॉलिटिकल फील्ड इज वेरी अलग फ्रॉम एम्प्लॉयमेंट, एजुकेशन या सोशल बैकवर्डनेस। ठीक है, ये कृष्णमूर्ति जजमेंट ने बोला था और सुप्रीम कोर्ट ने कृष्णमूर्ति जजमेंट में बोला गया था और सुप्रीम कोर्ट ने इसी चीज को बेस बनाकर ये स्ट्राइक डाउन कर दिया कि आप ऐसी कोई रिजर्वेशन पॉलिटिकल फील्ड में तो नहीं दे सकते, क्योंकि वहां पर जो बैरियर्स होते हैं, जो रुकावटें होती हैं इंसान की लाइफ में प्रोग्रेस करने के लिए, पॉलिटिकल प्रोग्रेस इज वेरी डिफरेंट फ्रॉम सोशल एंड इकोनॉमिक प्रोग्रेस के। एजुकेशन और जॉब पर्सन नहीं पा सकता और पॉलिटिकल फील्ड में अगर वो नहीं घुस पा रहा है तो वो किसी प्रकार का बैरियर नहीं है, ऐसा कृष्णमूर्ति जजमेंट में बोला गया था, सुप्रीम कोर्ट ने इसी चीज को माना। ठीक है, तो अब आपको इस टॉपिक के अंदर कभी कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए। हमने डिटेल में डिस्कस करा इस टॉपिक को और आज हमारा सेकंड टॉपिक भी इसका कंप्लीट हो गया है। जल्दी जल्दी करके कोशिश करेंगे कि आराम से हम लोग कंप्लीट कर लें, टाइम अभी हमारे पास से हो जाएगा, लेकिन हमें एक एक चीज़ों को ध्यान से सोच समझ कर चलने की ज़रूरत है। क्योंकि जिस हिसाब से पेपर आ रहा है तो हमें सारी चीज़ें लर्न होनी चाहिए। तो सब कैटेगराइजेशन और ओबीसी के बारे में हमने डिस्कस करा। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग पढ़ेंगे बेसिक स्ट्रक्चर के बारे में। कई लोग मुझे मेल कर ये पूछ रहे थे कि सर पीडीएफ कहाँ से मिलेगी, तो पीडीएफ आप टेलीग्राम चैनल पे आप नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइएगा, वहाँ पर आपको टेलीग्राम चैनल का लिंक मिलेगा, उसको ज्वाइन कर मैंने पीडीएफ जिस टाइम पर आई थी 1 ही घंटे के अंदर मैंने डाल दी थी। तो ये आप जो पूरी पीडीएफ है ना, ये ये पूरी पीडीएफ आप अवेल कर पाएंगे। ठीक है, ये पूरी की पूरी पीडीएफ जो है आपको वहाँ से मिल जाएगी। ठीक है, तो दोस्तों आज की डिस्कशन में फिलहाल इतना ही। रिवाइज अच्छे से करना। थैंक यू वेरी मच फॉर डिस्कशन।